सुबह नाश्ता करके हम अपने मेजबानों से जंतोई का रास्ता मालूम करके उनका शुक्रिया अदा करते हुए इजाजत लेकर चल पड़े। वहां से जंतोई तक सड़क मौजूद थी। 2-3 घंटों में पैदल चलते हुए हम जंतोई पहुंच गए थे। हमने अपना हुलिया और लिबास उसी इलाके के लोगों जैसा बनाया हुआ था, इसलिए किसी ने हम पर खास तवज्जो नहीं दी थी। इस इलाके के लिहाज से जंतोई एक बड़ी आबादी का गाँव था। एक मस्जिद के करीब से गुजरते हुए मुझे तबलीगी जमात डेरा डाले नजर आई। सरदार खान को आंख से इशारा करके मैं मस्जिद में ही घुस गया। सरदार ने मेरी तकलीद की थी। हमारे पास मौजूद सफरी थैलों से उन्हें ये अंदाजा लगाने में देर नहीं लगी थी कि हम मुसाफिर हैं। उनसे हाथ मिलाकर हमने अपना सामान एक दीवार के साथ रखा और वुजू करने लगे। हमारे वुजू करने तक उनके खाने का वक्त हो गया था। दस्तरखान बिछाकर उन्होंने हमें खुलूस से खाना खाने की दावत दी। हमारा तो मतमय नजर ही उस वक्त खाना खाना था, इसलिए हम बिला तकल्लुफ उनके साथ शामिल हो गए। खाने के बाद भी हम उनके साथ बैठे रहे। उनका अमीर एक बारी शख्स था। अपना तारुफ वगैरह करवाने के बाद उसने गैर महसूस अंदाज में गुफ्तगू का रुख दावत इल्लल्लाह की तरफ मोड़ दिया। जोहर की अजान तक हम उसकी पुरमगज और रूह परवर गुफ्तगू से मुस्तफीद होते रहे। नमाज पढ़कर भी हम वहीं बैठे रहे। अपनी दावत के रोजमर्रा से फारिग होकर उन्होंने हमें चाय भी पिलाई। उसके बाद हम उनसे रुखसत हो लिए। हमारा इरादा लगी नराय तक जाने का था, ताकि अगले दिन हम सुबह सवेरे ही अपनी जगह पर बैठ सकें। असर से पहले ही हम लगी नराय पहुंच गए थे, लेकिन वहां रुकने की बजाय हम आगे बढ़ते गए। लगी नराय गांव से आगे मुसलसल चढ़ाई थी। जब हम वहां पहुंचे तो शाम का मलगजा अंधेरा छा चुका था। मुकम्मल अंधेरा छाने से पहले हमने रात गुजारने के लिए जगह तलाश कर ली। दरख्तों के झुंड में मौजूद एक बड़ी चट्टान के नीचे हमने अपना सामान रखा और अतराफ में घूमकर चंद मिनटों में काफी सारी खुश्क लकड़ियां इकट्ठी कर ली। वहां अच्छी खासी सर्दी महसूस हो रही थी। अपनी गर्म चादरें दाएं बाएं बांधकर हमने हवा की आमद का रास्ता रोकने की वाजिबी सी कोशिश की और फिर आग जला दी। ऐसे मौके के लिए हम पहले से इंतजाम करके चले थे। सरदार स्टील का कटोरा निकाल कर चाय बनाने लगा। चनों वगैरह से बने ग़िज़ाइयत से भरपूर मखसूस बिस्किट हमारे पास मौजूद थे। 2-3 बिस्किट ही आदमी को 12-13 घंटे के लिए खुराक से बेनियाज कर देते थे। चाय वगैरह पीकर सरदार ने मेरा स्लीपिंग बैग नीचे बिछाया और अपने स्लीपिंग बैग में घुसकर सो गया, जबकि मैं रात 1 बजे जागता रहा। इस दौरान मैंने आग को बुझने नहीं दिया था। 1 बजे सरदार ने मेरी जगह संभाल ली और मैं सो गया। मेरी आंख सरदार के जगाने पर खुली। वो चाय तैयार कर चुका था। नाश्ते से फारिग होकर हम बगैर वक्त जाया किए जेड़ा केल की जानिब बढ़ गए। हथियार के अलावा हमने बाकी सामान वहीं छोड़ दिया था। वो चोटी करीबन 300-400 मीटर आगे थी। उसकी बुलंदी भी लगी नराय से कुछ ज्यादा थी। 15-20 मिनट में हम वहां थे। मजीद घंटा भर लगाकर हमने अपने लिए एक फायरिंग पोजीशन बना ली, ऐसी जगह जहां से हमें आसानी से नहीं देखा जा सकता था। कच्चा रास्ता काफी नीचे से गुजर रहा था। ये जगह ऐसी थी कि वहां से सड़क तक उतरने के लिए काफी दूर जाकर रास्ता मिलता था। वो दर्रानुमा रास्ता बन रहा था। हमें अपनी जगह पर छुपे घंटा भर ही हुआ होगा कि मुझे बाएं जानिब हरकत नजर आई। दूरबीन तो हमारे पास मौजूद नहीं थी। मैंने ड्रैगनॉव राइफल की टेलीस्कोप में देखा। 2-3 आदमी ऊपर आ रहे थे। उन्होंने हाथों में क्लैशनकोफें थामी हुई थी। उनके इत्मीनान को देखकर पता चलता था कि वो इस बात को जानते हैं कि इस पहाड़ी पर आर्मी की कोई पिकेट लगी हुई नहीं है, और ऐसा लाजमी तौर पर इस वजह से था कि वो आर्मी की हरकत से बाखबर रहते थे। मजीद कुछ देर की जुस्तजू के बाद मुझे उनकी सही तादाद मालूम हो गई। मैंने कहा, सरदार खान 5 आदमी हैं और तमाम के पास क्लैशनकोफें हैं। सरदार मुस्कुराया, गोया तुम्हारी 5 गोलियां जाया हो गईं। वो एक अच्छा निशानेबाज था। पठान यूं भी हथियार के इस्तेमाल के माहिर होते हैं, और वो एक स्नाइपर भी था। अब भी उसूलन ड्रैगनॉव राइफल उसके हाथ में होनी चाहिए थी, क्योंकि वो मुझसे सीनियर था। लेकिन उसके बरक्स उसने खुद क्लैशनकोफ पकड़ी हुई थी और मेरे हवाले स्नाइपर राइफल की हुई थी। मैंने मजाही अंदाज में जवाब दिया, होने दो जाया। सरदार ने दरख्तों के अकब से बरामद होने वाले आदमियों को देखकर कहा, अब मुझे भी नजर आ गए हैं। वो तमाम अपने लिए मुनासिब जगह तलाश करने लगे। हमने जानबूझकर ऐसी जगह पर फायरिंग पोजीशन बनाई थी जहां से नीचे सड़क पर फायर करना नामुमकिन नहीं तो बहुत ज्यादा मुश्किल जरूर था। इसी वजह से उन्होंने उस टेकरी को नजरअंदाज कर दिया था। चंद मिनटों के अंदर उन्होंने अपने लिए मुनासिब जगह तलाश कर ली थी। 2 आदमी हमारे छुपने की जगह से फकत 50 गज दूर ही बैठे थे। उनसे 60-70 गज हटकर 2 आदमी एक बड़े पत्थर के पीछे लेट गए थे। उनका 5वां आदमी हमसे 200 गज के फासले पर एक बड़े दरख्त के तने के साथ बैठा था। उसके हाथ में मुझे वायरलेस सेट भी नजर आया। मैंने घड़ी पर निगाह दौड़ाई। 11:30 होने को थे। चंद किलोमीटर के फासले पर मुझे गर्दो गुबार उठता नजर आया। ये वही सम थी जिस जानिब से आर्मी काफिले ने आना था। मेरे कानों में दहशतगर्दों के कहकहे की आवाज आई। नामालूम किस बात पर वो हंस रहे थे। उनके हमले का तरीकाकार मुझे मालूम था। क्लैशनकोफ के सेफ्टी लीवर को ब्रस्ट पर सेट करके ये बैरल का रुख आर्मी के जवानों की तरफ करके ट्रिगर दबा देते थे, और जब तक मैगजीन खाली नहीं हो जाती ट्रिगर दबाए रखते। इस तरह अंधाधुंध फायरिंग की जद में पाक आर्मी का कोई ना कोई जवान लाजमी आ जाता और यही उनकी कामयाबी होती।
सरदार ने सरगोशी करते हुए नजदीक मौजूद 2 आदमियों की तरफ इशारा किया। मेरा ख्याल है पहले इन्हीं दोनों का सर उड़ाना। मैंने नफी में सर हिलाते हुए सरगोशी की, नहीं पहले दूर वालों को अगर हमारी भिनक मिल गई तो वो छुप सकते हैं। ये दोनों तो घड़े की मछली हैं। उसने इस बात में सर हिलाया। सही है। अगले आधे घंटे में आर्मी का काफिला करीब पहुंच गया था। काफिले के करीब पहुंचते ही मैंने सबसे दूर मौजूद शख्स के सर का निशाना साध लिया। पहली 3 गाड़ियों के गुजरने के साथ ही उन्होंने एकदम फायर खोल दिया था। तमाम खुद तो पत्थर के पीछे छुपे थे, अलबत्ता उनकी क्लैशनकोफ की नाल पत्थर की एक जानिब से आगे को निकली हुई थी। इस तरह के अगर उनके खिलाफ दुरुस्त फायर भी किया जाता तब भी वो सामने से आने वाली गोली से महफूज रहते। लेकिन उस वक्त उनकी बदकिस्मती के उनके अकब में हम मौजूद थे। माहौल गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था। ऐसी सूरत हाल में ड्रैगनोव की गोली की आवाज किसने सुनना थी। मेरे ट्रिगर दबाते ही उनका पहला आदमी लुढ़क गया। वो जिस तने की आड़ में बैठा था वहीं नीचे ढलान की तरफ मुंह के बल गिरा था। अगली 2 गोलियों ने 100 गज दूर पड़े दोनों आदमियों की खोपड़ियों में सुराख कर दिए थे। सरदार ने भी क्लैशनकोफ तैयारी की हालत में पकड़ी हुई थी, मगर ये सिर्फ हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पर था। आर्मी के जवानों ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी थी, इसलिए फायरिंग की आवाज कानों के पर्दे फाड़ रही थी। हमारे नजदीक पड़े दोनों जवान अभी तक अपने साथियों की हलाकत से नावाकिफ थे। मैंने उनकी बेखबरी से फायदा उठाते हुए एक के सर में गोली उतार दी। इस मर्तबा उसके साथी को पता चल गया था। उसने हिरासा नजरों से अपने साथी की खून चुका लाश देखी। उसके साथ ही उसकी नजर अपने दूसरे साथियों की तरफ उठी। उन्हें बेहिस्सो हरकत देखकर वो झुके झुके अंदाज में वहां से दूर हटने लगा। इन बहादुरों की हिम्मत बस इतनी ही होती है कि छुपकर फायर करो और जब देखो कि आगे से ईंट का जवाब पत्थर से मिल रहा है तो फिर भागो। उन्होंने भी घात के लिए जो जगह चुनी थी उसके अकब में भागने का वसी रास्ता मौजूद था। अकबी ढलान से उतरकर वो जहां मर्जी चाहे जा सकते थे। इन घने जंगलों, हाथ की लकीरों की तरह फैले नदी नालों, गारों, खड्डों और समंदर की लहरों की तरह हद्दे निगाह तक नजर आने वाले पहाड़ी सिलसिलों में चंद अफराद को ढूंढना जितना मुश्किल है, उसका अंदाजा हर वो शख्स आसानी से लगा सकता है जिसने इन इलाकों को देखा हुआ है। मैंने उसे चंद कदमों से ज्यादा आगे नहीं जाने दिया था। ड्रैगनोव की गोली उसके कूल्हे पर लगी थी। वो मुंह के बल गिर पड़ा। मैंने कहा, सरदार, इसे जिंदा पकड़ना है। उसने मजाही अंदाज में कहा, ठीक है बॉस। यूं भी उसे जिस जगह गोली लगी है अब घसीट कर ही कहीं जा सकता है। अचानक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और हमसे 200 गज दूर मार्टर का गोला लगा। मैंने नीचे झांका। आर्मी के जवानों ने एक बड़ी चट्टान के अकब में मार्टर गन लगा ली थी। मैंने जल्दी से आईकॉम ऑन किया। SS for 1 अल्फा ओवर। मुझे पहली कॉल के जवाब में 1 अल्फा की आवाज सुनाई दी। सेंड योर मैसेज ओवर। मैंने बेसब्री से कहा, 1 अल्फा, आप काफिले के साथ हैं? ओवर। आवाज आई, हाँ साथ हूँ तो तुम्हें सुन रहा हूँ ना, वरना इतनी दूर तक आवाज कहाँ जाती है? ओवर। मैंने कहा, तो फिर जल्दी से मार्टर का फायर रुकवाओ, यहाँ अब हम 2 ही बच गए हैं। 5 बंदे थे, सारे जहन्नम वासिल हो गए हैं। ओवर। गुड कहकर खामोशी छा गई थी। उसी वक्त एक और गोला पहले गोले से 50 गज हमारी तरफ लगा था। मैंने कहा, अल्फा 1 फॉर SS ओवर। वायरलेस पर आवाज आई, अल्फा 1 फॉर SS ओवर। मैंने मुख्तसरन कहा, यस। वो बोले, फायर रुकवा दिया है और वेट। उसने बात दरमियान में छोड़ दी। एक लम्हे की खामोशी के बाद उसकी आवाज दोबारा उभरी, SS, हमारे दाएं जानिब पहाड़ी पर कोई स्नाइपर मौजूद है। ओवर। मैंने कहा, लोगों को उस तरफ आड़ में कर लो, मैं देखता हूँ। ओवर। और मेरी निगाहें सामने की पहाड़ी पर घूमने लगी। खुशकिस्मती से सूरज मेरे पीछे चमक रहा था। मेरी निगाहें ऐसी जगह को तलाशने लगी जहाँ एक ऐसा स्नाइपर जिसने नीचे गहराई में मौजूद हदफ को निशाना बनाना हो अपना ठिकाना बना सकता था। वायरलेस पर आवाज आई, SS, 2 आदमी जख्मी हो गए हैं। ओवर। अल्फा की आवाज में गहरा गम छुपा था। उसे जवाब देने की बजाय मेरी नजरें सामने पहाड़ी पर सरगर्दा थीं और फिर शीशे की चमक ने मुझे अपनी जानिब मुतवज्जे किया। मैंने बगैर ताखीर के टेलीस्कोप साइट के अदसे से उस समत देखा। सब्जे का ढेर मुझे ये बावर करवाने के लिए काफी था कि वहाँ 2 स्नाइपर मौजूद थे। उनके छुपने का अंदाज जाहिर कर रहा था कि वो बाकायदा स्नाइपर की तरबियत हासिल कर चुके हैं। मैंने कहा, सरदार, सामने वाली पहाड़ी पर मौजूद दरख्तों के झुंड के साथ वाली टेकरी का फासला मेरे ख्याल में तो 800 मीटर होगा। उसने फौरन जवाब दिया, नहीं, 1000 मीटर से कम नहीं है। चूंकि हमारे पास लेजर रेंज फाइंडर नहीं था, इसलिए मैं अंदाजे वाला कुलिया इस्तेमाल कर रहा था। मैंने कहा, ठीक है, 900 रेंज लगा दी है। मैंने फौरन अपने और उसके अंदाजे की औसत निकालते हुए 900 की रेंज लगाई और उस सब्जे की ढेर पर शिस्त साध ली। अचानक मुझे हल्की सी हरकत दिखाई दी। शायद उसने सर ऊपर उठाकर देखने की कोशिश की थी। मेरी उंगली ने फौरन ट्रिगर की आजादाना हरकत को पूरा किया। हल्के से धमाके के साथ मैंने उठते हुए सर को नीचे गिरते देखा। ऐसा 2 सूरतों में हो सकता था, या तो उसे गोली लग गई थी या वो अगली गोली से बचने के लिए लेटा था। लेकिन उसके साथ पड़े ढेर में हरकत हुई तो मुझे यकीन हो गया कि मेरा पहला अंदाजा दुरुस्त था। वो मेरी गोली का शिकार हो चुका था। मैंने अंदाजे से बिल्कुल सही रेंज लगाई थी। दूसरे बेवकूफ ने एकदम उठकर भागने की कोशिश की थी। ड्रैगनोव राइफल आम स्नाइपर राइफल के बरक्स सेमी ऑटोमेटिक है।
اس لیے مجھے رائفل کو دوبارہ کاک کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور زمین سے اٹھ کر اس نے یوں بھی مجھے زیادہ ہدف مہیا کر دیا تھا۔ یقیناً گولی اس کی گردن کے تھوڑا نیچے دونوں کندھوں کے بیچ میں لگی تھی۔ وہ منہ کے بل گر گیا تھا۔ SS فار الفا اوور، سینڈ یور میسج اوور۔ الفا کی آواز میں غصے کی آمیزش صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ میں نے کہا ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنا دیا گیا ہے، آپ اپنا سفر جاری رکھیں۔ آواز آئی گڈ اوور اینڈ آل۔ اس کے لہجے میں غصے کی جگہ اطمینان اور خوشی تھی۔ میں نے کہا سردار اپنے دوست کو سنبھالو۔ یس باس کہہ کر وہ تھوڑی دور اوندھے لیٹے دشمن کی طرف بڑھ گیا۔ میری نظریں چاروں جانب سرگردہ رہیں۔ ممکن تھا کوئی چھپا ہوا شکاری ہماری طاق میں ہوتا، مگر سردار کو بخیر و خوبی اس زخمی کے پاس پہنچتے دیکھ کر میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ میں نے سردار کو آواز دی اسے یہاں لے آؤ، اور وہ نیچے پڑے دشمن کا ہاتھ پکڑ کر اسے میری جانب گھسیٹنے لگا۔ سردار نے اسے ٹیکری کی جڑ میں پھینکا۔ میں نیچے اتر کر ان کے قریب پہنچ گیا۔ وہ بری طرح کراہ رہا تھا۔ میں نے پاؤں کی ٹھوکر اسے رسید کی۔ اس کے چہرے کے نقوش درد کی شدت سے بگڑ گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں خوف اور نفرت بھرے تاثرات کو محسوس کرنا مشکل نہیں تھا۔ میں نے اسے پوچھا تو تمہارا نام کیا ہے؟ وہ درد کی شدت سے کراہ رہا تھا۔ تم کس کے آدمی ہو؟ اس نے بمشکل اپنی کراہوں پر قابو پا کر بگڑے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ میں نے اس کی زخمی طرف پاؤں رکھ کر زور سے دبایا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اس نے درد سے چلاتے ہوئے کہا میرا نام ضمیر خان۔ میں نے پوچھا تو تم کس کے آدمی ہو؟ وہ بولا تم اچھا نہیں کر رہے، سردار قبیل خان تم لوگوں کو نہیں چھوڑے گا۔ درد سے تڑپتے ہوئے بھی وہ دھمکی دینے سے باز نہیں آیا تھا۔ میں نے اپنی حرکت دہراتے ہوئے اگلا سوال پوچھا، یہ پانچوں سردار قبیل خان کے آدمی تھے؟ وہ بولا ہاں، اور خدا کے لیے میں ہر بات کا جواب دوں گا، تم یوں نہ کرو۔ زخم پر مسلسل پڑنے والے دباؤ سے اس کی ٹانگ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ اس مرتبہ میں نے اس کے ساتھ اکڑوں بیٹھتے ہوئے پوچھا، وہ سامنے پہاڑی پر جو 2 آدمی موجود تھے وہ بھی قبیل خان کے آدمی تھے؟ وہ بولا ان 5 کے علاوہ مجھے نہیں معلوم کہ سردار کا کوئی اور بندہ یہاں تھا۔ میں نے کہا سردار خان اس کے ہاتھ باندھ کر لاشوں کی تلاشی لو اور تمام ہتھیار اکٹھے کر لو، میں ذرا ان سنائپرز کا جائزہ لے کر آتا ہوں۔ سردار نے منہ بنایا، کیا ضرورت ہے ان کا جائزہ لینے کی؟ میں نے کہا وہ دونوں مجھے تربیت یافتہ سنائپر لگ رہے تھے، اس لیے ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اپنے پاس 30 بور پستول کی موجودگی کا یقین کرتے ہوئے میں اس طرف بڑھ گیا جہاں سے نیچے اتر سکتا تھا۔ آرمی کا قافلہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ سامنے والی پہاڑی کا ہوائی فاصلہ تو 800-900 میٹر تھا، لیکن درمیان میں ایک نالا پڑتا تھا، اس وجہ سے زمینی فاصلہ زیادہ بن رہا تھا۔ پھر اس مقام سے براہ راست نالے میں اترنا بھی مشکل تھا، اس کے لیے مجھے 300-400 میٹر دائیں جانا پڑا۔ وہاں سے نالے میں اتر کر میں تیز تیز چلتے ہوئے مطلوبہ پہاڑی کی جانب بڑھنے لگا۔ یوں بھی اس علاقے میں دوڑنا قریباً ناممکن ہی ہے، کیونکہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے سانس بہت زیادہ پھول جاتا ہے۔ اترائی میں جاتے ہوئے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ دوڑا جا سکتا ہے، چڑھائی چڑھتے ہوئے تو ایسا سوچنا ہی بے وقوفی ہے۔ میں نالے میں آگے بڑھتا گیا۔ مناسب ڈھلوان آتے ہی میں اوپر چڑھنے لگا۔ درمیان سے کچھ اوپر پہنچتے ہی میں نے پستول ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ مطلوبہ جگہ کے قریب پہنچ کر میں دبے قدموں آگے بڑھنے لگا۔ ان دونوں میں سے اگر کوئی زندہ بچ گیا ہوتا تو مجھے نقصان بھی پہنچا سکتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ان کا کوئی تیسرا آدمی بھی وہاں موجود ہوتا، لیکن یہ صرف امکان تھا۔ سنائپرز عموماً جوڑیوں میں اپنا کام کرتے ہیں یا پھر اکیلے۔ ایک چٹان کے پیچھے چھپ کر میں نے چند سیکنڈ سنگن لی اور پھر اپنا سر آگے کو نکال کر ان کا جائزہ لیا، مگر ان کے بدن میں حرکت نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑے بغیر میں ان کی جانب بڑھا۔ سب سے پہلے میں نے اس کا جائزہ لیا جو فرار ہونے کی کوشش میں میری گولی کا نشانہ بنا تھا۔ میں نے اسے سیدھا کیا۔ شکل سے وہ کوئی مقامی ہی نظر آ رہا تھا۔ اس کی حرکت یہی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ کوئی باقاعدہ سنائپر نہیں تھا، ورنہ یوں اٹھ کر نہ بھاگتا۔ البتہ اس کا چھپنا مجھے اچنبھے میں ڈالے ہوئے تھا۔ دوسرا سنائپر گہرے سبز رنگ کے لباس میں ہی تھا۔ اس کی رائفل بھی سبز رنگ کی پٹیوں اور چھوٹی چھوٹی ٹہنیوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی لاش کو سیدھا کیا اور میرے منہ سے گہرا سانس خارج ہوا۔ وہ کوئی یورپین تھا، خد و خال سے امریکی ہی لگ رہا تھا۔ اب اس کے چھپاؤ کا عقدہ مجھ پر کھل چکا تھا۔ میں نے اس کی رائفل سے ٹہنیاں ہٹائیں اور مجھے اپنے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ٹہنیاں ہٹتے ہی بیرٹ MM-107 میرے سامنے پڑی، میرے دل کی دھڑکنوں کو مزید تیز کر رہی تھی۔ یہ امریکہ کی ایجاد کردہ اعلیٰ کوالٹی کی سنائپر رائفل تھی۔ اس کی رینج 1850 میٹر ہے۔ اس کی میگزین میں بھی 10 گولیاں پڑتی ہیں۔ میں اپنے وہاں آنے کے فیصلے کو دل ہی دل میں سراہنے لگا۔ اس رائفل کے لیے تو میں کراچی تک بھی پیدل جا سکتا تھا۔ میں نے اس امریکن کی لاش کی تلاشی لی۔ ٹانگ کے ساتھ بندھے گلاک 19 کو دیکھ کر مجھے لگا شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ اپنے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارنے کے بعد بھی جب سائلنسر لگا گلاک موجود رہا تو مجھے یقین آ گیا کہ آج میری قسمت عروج پر ہے۔ گلاک ہولسٹر کے ساتھ کھول کر میں نے اپنی ٹانگ کے ساتھ باندھا۔ اس کے سامنے بکھرا سنائپنگ کا ضروری سامان سمیٹ کر اس کی پشت پر بندھے مضبوط جھولے میں ڈالا۔ اس میں دوربین، لیزر رینج فائنڈر، ونڈ میٹر، کمپس، GPS، جدید نائٹ ویژن سائٹ اور اسی طرح کی ضرورت کی چند اور چیزیں شامل تھیں۔ اس کے ہاتھ پر ایک قیمتی گھڑی بھی بندھی ہوئی تھی۔
उसके साथ एक चमड़े की मजबूत पट्टी भी थी जिसमें बैरेट M107 के 10 राउंड तरतीब से लगे हुए थे। गोलियों का एक डिब्बा उसके झोले में भी मौजूद था। मजमूई तौर पर उसके पास 30 गोलियां मौजूद थीं, जिनमें से वो 3 गोलियां ही फायर कर सका था। उसका मजीद एमुनिशन मंगवाना मुश्किल नहीं था। दूसरे आदमी की तलाशी लेने पर चर्स, नस्वार, एक चाकू और थोड़ी सी नकदी निकली। उसके पास क्लैशनकोफ थी। उसकी क्लैशनकोफ को गले में लटकाकर मैंने बैरेट M107 कंधे पर रखी और नीचे उतरने लगा। 1.5 घंटे बाद मैं सरदार के पास पहुंच गया था। मजमूई तौर पर मैं 2.5 घंटे लगा कर आ रहा था। सरदार अहम काम निपटा चुका था। तमाम लाशें उसने एक गड्ढे में डाल दी थी। उनके पास मौजूद आईकॉम सेट उसने अपने कब्जे में कर लिया था। एक आईकॉम सेट मुझे उस स्नाइपर के पास भी मिला था, बल्कि उसके साथ तो एयरफोन भी था जो उसने कान में लगाया हुआ था। मुझे देखते ही सरदार ने शिकवा किया, बड़ी देर लगा दी। मैंने कहा, अल्लाह के बंदे, जो कुछ मुझे वहां मिला है, अगर उसके लिए 1 हफ्ता भी लग जाता तो कम था। मैंने मुसरत भरे लहजे में जवाब दिया, बैरेट M107, दूरबीन, कंपस, विंड मीटर, लेजर रेंज फाइंडर, ग्लॉक 19 और बहुत कुछ। ये कहते हुए मैंने M107 कंधे से उतार कर उसके सामने रख दी। अरे वाह, ये उनके पास कैसे? हैरानी भरे लहजे में कहते हुए वो M107 का जायजा लेने लगा। मैंने इंकशाफ किया, ये एक अमेरिकन स्नाइपर के पास था। उसने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, इतना कीमती सामान एक अमेरिकन के पास ही हो सकता है। बहरहाल अब क्या करें, हमारे पास कुल 7 क्लैशनकोफें और 2 स्नाइपर राइफल्स मौजूद हैं। मैंने अपना 30 बोर पिस्तौल उसकी जाने बढ़ाया। पहले तो तुम ये अपने पास रखो। उसने मुंह बनाते हुए पिस्तौल पकड़ लिया। शुक्रिया। मैंने बगैर लगी लिपटी रखे कहा, ग्लॉक तो मैं दे नहीं सकता। वो बोला, ग्लॉक तुम दे नहीं सकते और M107 तुमसे अच्छी में चला नहीं सकता। नतीजा वाज़ेह है। उसकी बात करने के अंदाज पर मुझे हंसी आ गई। वो बोला, हंसने की जरूरत नहीं है, अब इसके बारे में क्या करना है? उसने जख्मी की जानिब इशारा किया जिस पर गशी तारी थी। यकीनन उसका काफी सारा खून बह चुका था। मैंने कहा, इससे काफी कुछ पूछना था। वो बोला, मैंने अच्छी तरह खंगाल लिया है, तुम सिर्फ ये बताओ कि इसका करना क्या है ताकि यहाँ से निकलने की करें। इनका पता करने कोई आ भी सकता है। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए पूछा, सही कहा, काफी देर हो गई है। वैसे उनके पास जो आईकॉम था उस पर उन्हें क्यों नहीं पुकारा जा रहा? वो बोला, आईकॉम तो मैंने ऑफ कर दिया था। मैंने उसके हाथ से दहशतगर्दों वाला आईकॉम लेकर ऑन किया, लेकिन कोई आवाज सुनाई न दी। चलो निकलते हैं। मैंने होल्स्टर से ग्लॉक निकाल कर एक गोली जख्मी जमीर खान के सर पर जाया की और सरदार को चलने का इशारा किया। तमाम हथियार हमने उठा लिए थे। अगर हमें मालूम होता कि हमें इतनी ज्यादा क्लैशनकोफें मिलने वाली हैं, तो कम से कम क्लैशनकोफ पर तो इतनी रकम खर्च न करते। ज़ेडाकेल से उतरकर हम लगी नराए उस जगह पहुंचे जहां हमने रात गुजारी थी। अपने सफरी झोले वगैरह हमने वहीं छोड़ दिए थे। सबसे पहले उस पत्थर के साथ एक मुनासिब जगह ढूंढकर हमने 4 क्लैशनकोफें और उनके फालतू मैगजीन छुपा दिए। लगी नराए से 200 गज नीचे आकर हमने एक और जगह पर 2 क्लैशनकोफें और उनके फालतू मैगजीन छुपा दिए। बैरेट M107 को हमने निहायत महफूज जगह पर छुपाया था, ऐसी जगह जहां किसी का गुमान भी न पहुंचता, क्योंकि मैं उस कीमती और मुफीद राइफल को खोना नहीं चाहता था। उसका कैरिंग बैग मजबूत प्लास्टिक का था, इसलिए मैंने उस पर कोई कपड़ा वगैरह लपेटने की जरूरत महसूस नहीं की थी। हम बैरेट को छुपाकर बमुश्किल 2-3 कदम आगे चले होंगे कि आईकॉम से आवाज आने लगी, रोशन खान, रोशन खान। सुन रहा हूँ गुलजान, कहो। गुलजान की आवाज आई। हम अच्छी तरह देख चुके हैं, यहाँ कोई मौजूद नहीं है। उसकी बात खत्म होते ही रोशन खान की करख्त आवाज आई, ठीक है, जमीर खान की लाश को भी बाकी 4 के साथ उसी गड्ढे में डालकर ऊपर पत्थर डाल दो। पहले आदमी ने मशवरा देने के अंदाज में कहा, रोशन खान, मेरा ख्याल है हमें लाशों को साथ लाना चाहिए। रोशन खान ने बेपरवाही से कहा, तुम 3 आदमी 5 लाशें ला सकते हो तो ले आओ। दूसरी आवाज आई, हम किस तरह 5 लाशें उठा सकते हैं? पहली आवाज आई, तो फिर वही करो जो मैंने कहा है, और ये तो तुम्हें मालूम है कि मैं जो भी कहता हूँ सरदार के हुक्म पर कहता हूँ। दूसरा बोला, ठीक है, हमारे लिए क्या हुक्म है? पहले ने कहा, लाशें दफना कर बरास्ता लगी नराए जंतोई पहुंचो। जंतोई में मौजूद अपने आदमियों को भी चौकन्ना कर दो कि नए आदमियों पर नजर रखें। यकीनन हमारे आदमी आर्मी ने नहीं मारे, वरना वो लाशों को साथ उठाकर ले जाते, और जिसने भी मारे हैं वो इसी इलाके में घूमता नजर आ जाएगा। गुल खान ने खौफजदा अंदाज में पूछा, कहीं मुजाहिदीन ने न मारे हों? पहला बोला, नहीं, उनके साथ हमारा मुआहिदा है, वो हमारे आदमियों को नहीं छेड़ते, ना हम उन्हें कुछ कहते हैं। गुल खान ने कहा, ठीक है, हम लाशें दफनाकर लगी नराए जा रहे हैं। रोशन खान बोला, सीधा लगी नराए जाना? वो यकीनन काफी देर के वहां से निकल गए होंगे। गुल खान ने बगैर किसी पसोपेश के कहा, ठीक है, और रोशन खान के खुदा हाफिज कहने पर खामोशी छा गई। हमारा रुख उस वक्त लगी नराए की जानिब ही था। उनकी गुफ्तगू सुनते ही मेरे कदम रुक गए थे। सरदार, मेरा इरादा भाम गया था, शायद तुम लगी नराए नहीं जाना चाहते। मैंने जवाबन दरियाफ्त किया, क्या इन हालात में वहां जाना मुनासिब है? उसने कहा, तो फिर? मैंने कहा, वहीं चलते हैं जहां गुज़श्ता शब गुजारी है। वो बोला, ख्याल रहे उस तरफ से दुश्मन के आदमी भी मौजूद हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।